हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक एजुकेशन वैली। देन गाइस, आज की वीडियो में हम लोग एक नेक्स्ट चैप्टर यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ने वाले हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि इस चैप्टर में पार्ट 1 में कौन कौन से टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है रेस्पिरेटरी ऑर्गन in a different organism. Second topic is human respiratory system. Third is mechanism of breathing. And fourth topic is respiratory volume and capacity. ये चार टॉपिक पार्ट 1 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, सेकंड इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, थर्ड इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग एंड लास्ट टॉपिक इज रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। एंड जो टॉपिक रह जाएंगे उनको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 7 ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी ये जो चैप्टर है इसको दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज ब्रीथिंग एंड सेकंड इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब पहला वर्ड आता है अपने पास ब्रीथिंग। व्हाट इज ब्रीथिंग? ब्रीथिंग क्या है? तो ब्रीथिंग की जो एक्चुअल में डेफिनेशन दे रखी है इनसाइड में बताता हूँ मैं आपको। इनसाइड पढ़ते चलते हैं। एज यू हैव अर्लियर, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, etc. जो प्रीवियस चैप्टर था डाइजेशन एब्जॉर्प्शन, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि फूड है, डाइजेशन हुआ, डाइजेशन होने के बाद जो अल्टीमेट जो उससे सबस्टेंस बने ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स, ये एब्जॉर्ब हुए। एब्जॉर्ब होने के बाद हमको बॉडी में एनर्जी चाहिए। जितने सारे फंक्शंस अपन लोग परफॉर्म करते हैं उनके लिए एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी कहाँ से आती है? ये जो सबस्टेंस है ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, इनका ब्रेकडाउन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन में अंदर लेते हैं। तो ये कह रहा है कि मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज टू डिराइव एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज, इन बहुत सारे कार्य करने के लिए हमको एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन से आते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड विच इज हार्मफुल इज आल्सो रिलीज ड्यूरिंग द एबव कैटाबॉलिक रिएक्शंस, यानी कि अमाइनो एसिड, ग्लूकोज और फैटी एसिड का जब कैटाबॉलिज्म होता है, ये टूटते हैं तो CO2 रिलीज होती है। अब इस CO2 को बॉडी से बाहर निकालने और O2 को अंदर लेने की ज़रूरत होती है हमको। इज देयरफॉर एविडेंट O2 हैज़ टू बी कंटिन्यूसली प्रोवाइडेड टू द सेल्स एंड CO2 प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स हैव टू बी रिलीज्ड आउट। जो दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स इज कॉल्ड ब्रीदिंग। यानी कि ब्रीदिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, ह्यूमन या फिर अदर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो O2 को बॉडी के अंदर एंड प्रोड्यूस्ड CO2 को बॉडी से बाहर रिलीज करते हैं। ये प्रोसेस ही ब्रीदिंग कहलाता है। इसको यानी कि सांस लेना कहते हैं हम लोग। जो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन ली, CO2 को बाहर रिलीज किया, ये कंप्लीट प्रोसेस ही ब्रीदिंग कहलाता है। कॉमनली नोन एज अ रेस्पिरेशन, जिसको रेस्पिरेशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, यानी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से डिफरेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम्स होते हैं या किसकी हेल्प से वो लोग रेस्पिरेशन करते हैं। इसकी टेबल बनाई मैं आपको दिखाता हूँ। टेबल में फर्स्ट दिया है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, यहाँ दे रखे उनके एग्जांपल्स। तो फर्स्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन है बॉडी सरफेस, यानी कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कंप्लीट बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन करते हैं। यानी कि उनमें क्या है कि स्पेशल ऑर्गन नहीं होते रेस्पिरेशन के लिए, उनका जो होल बॉडी सरफेस होता है उसी के थ्रू ऑक्सीजन को अंदर और CO2 को बाहर रिलीज करते हैं। एग्जाम्पल है जो बॉडी सरफेस के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज स्पंज, सेकंड इज सीलेंट्रेट्स एंड थर्ड इज फ्लैटवर्म्स। एंसेटिक एग्जाम्पल है। सेकंड आता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन वेट क्यूटिकल। वेट क्यूटिकल किस किस में प्रेजेंट होती है? जो रेस्पिरेशन हेल्प करती है, अर्थवर्म यानी कि फेरेटिमा, एंड नेक्स्ट इज फ्रॉग। और फ्रॉग जो होता है ये, इसमें 3 ऑर्गन होते हैं
जिनके थ्रू रेस्पिरेशन करता है, फर्स्ट इज वेट क्यूटिकल, सेकंड इज लंग्स, एंड थर्ड इज ऑन दी लाइनिंग ऑफ माउथ, यानी कि उसकी बकल कैविटीज होती है, बकल कैविटी में लाइनिंग होती है, उसके थ्रू भी वो रेस्पिरेशन करता है। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन आता है गिल्स। गिल्स के थ्रू कौन कौन रेस्पिरेशन करते हैं? द फर्स्ट एग्जाम्पल इज एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, सेकेंड एग्जाम्पल इज मोलस्क्स, एंड थर्ड एग्जाम्पल इज फिशेस। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन आता है ट्रैकियल ट्यूब्स, यानी ट्रैकियल ट्यूब्स के द्वारा कौन कौन रेस्पिरेशन करता है? एग्जाम्पल्स इज इंसेक्ट्स। नेक्स्ट आता है लंग्स, यानी कौन है जो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करता है? द फर्स्ट इज मैमल्स, सेकेंड इज बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। इनमें रेस्पिरेशन जो होता है वो लंग्स के थ्रू होता है, लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। ये टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे एग्जांपल एनसीईआरटी के हैं, सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन एनसीईआरटी के ही हैं। ये कंप्लीट पैराग्राफ मैंने आपको टेबल से समझा दिया, सब कुछ इसी पैराग्राफ से लिया गया है और वहाँ पे मैंने इसको एज ए टेबल बना दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है इसको भी मैं आपको एक फ्लो चार्ट से समझा दूंगा। वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप्स। अपर लिप्स के जो ऊपर होती है कैप में एक्सटर्नल नॉस्ट्रल प्रेजेंट होते हैं। इट लीड्स टू नेजल चैम्बर, आफ्टर दैट नेजल पासेस। द नेजल चैम्बर्स ओपन इनटू द फेरिंग्स, ए पोर्शन ऑफ विच इज द कॉमन पासेज ऑफ फूड एंड एयर। ये जो है ये लाइन प्रीवियस चैप्टर यानी कि जो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन वाला उसमें भी दे रखी थी कि फेरिंग्स इज कॉमन पोर्शन, फेरिंग्स इज अ कॉमन पोर्शन फॉर फूड एंड एयर। याद रखिए फेरिंग्स। द फेरिंग्स ओपन्स थ्रू द लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रेकिया, यानी फेरिंग्स जो होती है ये फेरिंग्स, सपोज ये लैरिंग्स के थ्रू ये ओपन हो जाती है कहाँ? दिस पार्ट इज ट्रैकिया, मतलब ट्रैकिया वाले पार्ट में ओपन हो जाती है। दिस इज फेरिंग्स, दिस इज लैरिंग्स एंड लास्ट ये सपोज ट्रैकिया में ओपन हो जाती है। लैरिंग्स इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स, इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट आ जाता है कि लैरिंग्स इज अ बोनी बॉक्स, कार्टिलेजिनस बॉक्स एंड अदर। तो आंसर याद रखना कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है। इट हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन एंड हेंस कॉल्ड द साउंड बॉक्स, यानी कि साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, इसलिए इसको साउंड बॉक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ड्यूरिंग स्वॉलोइंग ग्लॉटिस कैन बी कवर्ड बाय ए थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस। कार्टिलेजिनस फ्लैप एपिग्लॉटिस मैंने आपको बताया था डायग्राम बना के ऐसे करके, ये कि जो ओपनिंग ऑफ एक ये ओपनिंग थी, एक ये ओपनिंग थी, ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया इसको ग्लॉटिस कहते हैं एंड ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इसको गलेट कहते हैं। अब इस ग्लॉटिस को यानी ये सपोज क्योंकि ये दोनों पार्ट जो है ये फेरिंग्स में मिले होते हैं, फेरिंग्स लास्ट यहाँ जाके ओपन होती है। अब अगर जब लोग मतलब सब कुछ फीडिंग कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो खाना खाते टाइम ये एपिग्लॉटिस क्या करता है, यहाँ एपिग्लॉटिस प्रेजेंट होता है, ग्लॉटिस को ढक लेता है जिससे कि फूड जो होता है ट्रैकिया में एंटर करने से बच जाता है, यानी कि ट्रैकिया में फूड को एंटर होने से प्रिवेंट करता है कौन? एपिग्लॉटिस। नेक्स्ट प्रिवेंट एंट्री फूड इन द लैरिंग्स। ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप द मिड थोरेसिक कैविटी विच डिवाइड्स, इंपॉर्टेंट लाइन है, विच डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा इनटू द राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी ब्रोंकाई। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो ट्रैकिया होती है वो कौन सी यानी कि थोरेसिक वर्टिब्री पर जाके डिवाइड होती है, तो आंसर इज फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री। ईच ब्रोंकाई undergoes repeated division to form secondary and tertiary bronchi and bronchioles. Ending up is very thin terminal bronchioles. The trachea, primary, secondary and tertiary bronchi and initial bronchioles are supported by the incomplete cartilaginous rings. ये याद रखना है आपको कि the trachea, primary, secondary and tertiary bronchi and initial bronchioles are supported by the incomplete cartilaginous rings। पूछा जा सकता है कि कौन कौन incomplete cartilaginous rings के द्वारा सपोर्टेड होते हैं, तो फर्स्ट इज
ट्रैकिया, सेकंड प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई एंड लास्ट इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। यहाँ प्रेजेंट, इसके अलावा जो बाद में आती हैं वो इनकम्प्लीट कार्डिनेशन रिंग द्वारा सपोर्टेड नहीं होती है। अब ये इनकम्प्लीट किस तरफ से इनकम्प्लीट किस तरफ से कंप्लीट होता है मैं बताता हूँ आपको। दिस इज ट्रैकिया। अब ये डॉर्सल सरफेस यानी ये डॉर्सल है और ये वेंट्रल है, तो वेंट्रल साइड से कंप्लीट होते हैं एंड डॉर्सल साइड से सी टाइप यानी कि मतलब सी शेप्ड रिंग होती हैं, कार्टिलेजिनस रिंग सी शेप्ड है इस टाइप की सपोज। तो ये डॉर्सल साइड इनकम्प्लीट एंड वेंट्रल साइड से कंप्लीट होते हैं, इस टाइप्स के रिंग प्रेजेंट होते हैं। ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स गिव्स राइज ए नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड एंड वेस्क्युलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्व्यूलाई। बैग लाइक स्ट्रक्चर एंड वेस्कुलराइज्ड होती है, हाईली वेस्कुलराइज्ड एंड बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है एल्व्यूलाई। जहाँ एल्व्यूलाई, व्हाट इज एल्व्यूलाई? एल्व्यूलाई इज मेन प्लेस ऑफ या मेन साइट ऑफ मैक्सिमम गैसियस एक्सचेंज, यानी गैसेस एक्सचेंज कहाँ परफॉर्म होता है? एल्व्यूलाई साइड पर। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्व्यूलाई कंप्राइज द लंग्स, यानी लंग्स होते हैं किससे मिलकर बने होते हैं? ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्व्यूलाई। वी हैव टू लंग्स विच आर कवर्ड बाय द डबल लेयर्ड प्लूरा। अब ये जो सब मैंने आपको पूरा पढ़ाया है इसको मैं एक फ्लो चार्ट से समझा देता हूँ। दिस इज कंप्लीट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक्चुअल में ये पार्ट्स हैं जिनको मैंने एज ए मतलब सीक्वेंस में अरेंज किया है। तो सबसे पहला पार्ट आता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, यानी वहाँ से जो एयर है उसके बाद जाती है नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर से इंटरनल नेयर्स, आफ्टर दैट नेजोफेरिंग्स, उसके बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया। ट्रैकिया जो होता है फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री, थोरैसिक वर्टिब्री पर ये डिवाइड हो जाता है प्राइमरी ब्रोंकाई, आफ्टर दैट सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, टोटल पल्मोनरी ब्रोंक्यूल्स को टोटल टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, आफ्टर दैट रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्व्यूलर डक्ट, एट्रिया, आफ्टर दैट एल्व्यूलर सैक एंड लास्ट इज एल्वियोलाई। अब यहाँ कुछ रीजन्स आते हैं जिनको मैं बता देता हूँ कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेकर के लास्ट टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक ये जो कंप्लीट पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टिंग जोन। कंडक्टिंग जोन यानी कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेकर के लास्ट टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक ये जो कंप्लीट पार्ट्स हैं ये कंडक्टिंग जोन के अंदर आते हैं। उसके बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स से लास्ट एल्व्यूलाई तक ये कंप्लीट पोर्शन जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज जोन। एक्सचेंज जोन, यहाँ एक्सचेंज जोन एंड कंडक्टिंग जोन के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। यहाँ एक चीज़ और याद रखिए क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि इनकम्प्लीट सी शेप्ड जो रिंग्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं वो स्टार्ट हुई थी, आपको पता है ट्रैकिया से स्टार्ट हुआ था और लास्ट टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स अगेन इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक प्रेजेंट थे वो। प्राइमरी ब्रोंकाई, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, टोटल प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक सी शेप्ड इनकम्प्लीट सी शेप्ड रिंग प्रेजेंट होती है जो क्या करती है, इनको सपोर्ट करते हैं, इनको इनकी पिचकने से बचाती हैं। यू कैन सी हियर दिस इज लैरिंग्स। उसके बाद ये स्टार्ट हुआ ट्रैकिया। ट्रैकिया जो था वो प्राइमरी ब्रोंकाई, ये दोनों प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो गया, कौन सी? फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री पर। उसके बाद सेकेंडरी, दीज आर सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी आगे जाके टर्सरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई जो ब्रोंक्यूल्स में जाके डिवाइड हो जाते हैं। अब ये देखो ये रहे, दीज आर सी शेप्ड रिंग, ये ट्रैकिया पर प्रेजेंट है, प्राइमरी ब्रोंकाई पर प्रेजेंट है एंड टर्सरी सेकेंडरी ब्रोंकाई पर प्रेजेंट है,
टर्सरी ब्रोंकाई पर एंड लास्ट ब्रोंक्यूल्स तक ये प्रेजेंट हैं सी शेप्ड रिंग्स। ये एक्चुअल में क्या करते हैं, सपोर्ट देते हैं इनको पिचकने से बचाते हैं। ये कंप्लीट पैराग्राफ हम लोग फ्लो चार्ट की हेल्प से समझ चुके हैं। इसके बाद वी हैव 2 lungs विच आर कवर्ड बाई डबल लेयर्ड प्लूरा। प्लूरा यानी कि जो लंग्स को कवर करने वाली लेयर होती है उसको प्लूरल मेम्ब्रेन या फिर प्लूरा बोला जाता है, विद प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम। दीज आर पैराइटल प्लूरा, दिस इज विसरल। इन दोनों के बीच में पैराइटल प्लूरल फ्लूइड फिल्डअप होता है। इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन। अब वर्क क्या है, जो प्लूरल फ्लूइड है उसका वर्क क्या है, रिड्यूस फ्रिक्शन ऑफ द लंग सरफेस। और दूसरी बात ये क्या करता है, जो भी सपोज यानी कि इस पर कुछ आघात हुआ, आघात यानी कि शॉक को एब्जॉर्ब भी करता है प्लूरल फ्लूइड। द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, इसको हम लोग पैराइटल बोलते हैं, पैराइटल प्लूरा, पैराइटल प्लूरा इन द क्लोज कॉन्टेक्ट विद द थोरेसिक लाइनिंग, वेयर एज इनर प्लूरल मेम्ब्रेन जिसको विसरल प्लूरा बोला जाता है, मेम्ब्रेन इन कॉन्टैक्ट विद द लंग सरफेस। द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कंस्टिट्यूट ऑफ कंडक्टिंग पार्ट। ये हम लोग समझ चुके हैं कंडक्टिंग जोन कौन सा होता है। द एल्व्यूलाई एंड देयर डक्ट्स फ्रॉम द रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट। एंड एक्सचेंज जोन भी हम लोग समझ चुके हैं। एक्सचेंज जोन में क्या क्या था वो हम लोग समझ चुके हैं, और कंडक्टिंग जोन में कौन कौन से पार्ट थे वो हम लोग समझ चुके हैं। ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम द कंडक्टिंग पार्ट। अब यहाँ दे रखें फंक्शन क्या है कंडक्टिंग जोन के। जो कंडक्टिंग जोन था मैंने बताया था कि कंडक्टिंग जोन और एक्सचेंज जोन के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्व्यूलाई। कंडक्ट जोन क्या करता है कि एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से जो एयर अपन लोग इनहेल करते हैं उसको एल्व्यूलाई तक पहुँचाता है। दूसरा क्या है, क्लियर्स इट फ्रॉम फॉरेजन पार्टिकल्स। जो एयर हम लोग लेते हैं उसमें बहुत सारे सैंड पार्टिकल्स हो सकते हैं या डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, उनको क्या करता है ये क्लियर करता है, साफ करता है। ह्यूमिफाइड्स उसको नम बनाता है। एंड आल्सो ब्रिंग द एयर ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। और जो एक्सटर्नल एयर होती है उसका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से लगभग ज़्यादा होता है, तो उसको बॉडी के टेम्परेचर तक मेंटेन करके लेके आता है। एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। जो एक्सचेंज पार्ट होता है एल्व्यूलाई, वहाँ क्या, यहाँ मैं आपको डायग्राम दिखाऊँ एक। दिस इज रेस्पिरेटरी जोन और एक्सचेंज जोन। ये रहा, ये डक्ट्स ऑफ एल्व्यूलाई और ये एल्व्यूलाई दे रखे हैं, एल्व्यूलर डक्ट एल्व्यूलाई दे रखे हैं। ये सब कुछ मिलके रेस्पिरेटरी जोन या फिर एक्सचेंज जोन बनाता है। मैंने आपको बताया था कि जो एल्व्यूलाई हैं हाईली वेस्कुलराइज्ड होते हैं, यानी यहाँ क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज का जाल होता है, ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। सपोज ये दिस इज एल्व्यूलाई। एल्व्यूलाई की चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है। यहाँ क्या होता है, जो ऑक्सीजन अपन लोग इंटेक करते हैं, CO2 रिलीज करते हैं, यहाँ एक्सचेंज होती है। O2 को बॉडी के अंदर ब्लड में भेजा जाता है और CO2 को बॉडी से बाहर रिलीज करने के लिए ये मेन साइट होती है। द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक चैम्बर विच इज एनाटोमिकली एन एयर टाइट चैम्बर। इंपॉर्टेंट है एयर टाइट चैम्बर। द थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्म्ड डोर्सली बाय द वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली बाय द स्ट्रोनम, लेटरली बाय द। अब पूछ सकता है कि थोरेसिक चैम्बर जो होता है, थोरेसिक कैविटीज होती है, वो किस किस से मिलकर बनी होती है। तो डोर्सली बाय द वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली बाय द स्ट्रोनम, लेटरली बाय द रिब्स एंड ऑन द लोअर साइड बाय द डोम शेप्ड डायफ्राम। ये सब कुछ मिलके क्या बनाते हैं, थोरेसिक चैम्बर बनाते हैं। इसका डायग्राम दिखाता हूँ मैं आपको। इन दिस डायग्राम एवरीथिंग इज क्लियरली विजिबल। वेंट्रल साइड दिस इज स्टर्नम, dorsal side this is vertebral column and laterally these are ribs। और यहाँ नीचे प्रेजेंट होता है डायफ्राम। तो ये जो सब कुछ मिलके क्या बना रहे हैं, दैट इज थोरेसिक चैम्बर, जिसमें कि जो लंग्स होते हैं वो सेफ रहते हैं या प्रेजेंट होते हैं। थोरेसिक चैम्बर याद रखिए, वेंट्रली स्टर्नम, डोर्सली
वर्टिबल कॉलम एंड लेटरली रिब्स एंड एट द इंफीरियरली डायफ्राम मिलकर के क्या बनाते हैं, थोरेसिक चैम्बर, जिसमें कि लंग्स प्रेजेंट होते हैं और लंग्स को प्रोटेक्शन देते हैं। नेक्स्ट, द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इन थोरैक्स इज सच दैट एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी विल बी रिफ्लेक्टेड इन द लंग्स या पल्मोनरी कैविटी। एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा है कि जो थोरेसिक चैम्बर होता है, थोरैक्स यानी जो थोरैक्स में लंग्स प्रेजेंट होते हैं वो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं कि जो थोरेसिक कैविटी यानी कि थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम में किसी भी टाइप का चेंज होता है वो चेंज लंग्स के वॉल्यूम में भी होता है। सपोज थोरेसिक कैविटी का अगर वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो लंग्स का वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा, एंड थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम अगर डिक्रीज करता है तो लंग्स का वॉल्यूम भी डिक्रीज करेगा। सच एन अरेंजमेंट इज इसेंशियल फॉर ब्रीथिंग, यानी इस टाइप का अरेंजमेंट ब्रीथिंग के लिए ज़रूरी होता है। एज वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली पल्मोनरी वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ एक स्टेप दे रखा है, सॉरी, रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स, यानी रेस्पिरेशन में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वियोलर एयर इज रिलीज आउट। सबसे पहले क्या होता है, O2 को बॉडी के अंदर एंड CO2 को बॉडी के बाहर रिलीज किया जाता है। ये प्रोसेस इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन कहलाती है, इसे ब्रीथिंग कहते हैं। सेकेंड स्टेप इज डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। जो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर गई वो एट द साइट ऑफ एल्वियोलाई ब्लड में डिफ्यूज हो जाती है और CO2 एल्वियोलाई में आ जाती है जिससे बॉडी से बाहर ले जाएंगे, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन। थर्ड इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड, यानी कि जो O2 हम लोगों ने ली थी एट द मेम्ब्रेन ऑफ एल्वियोलाई ब्लड के अंदर ये O2 चली गई, ये O2 ट्रांसपोर्ट होगी ब्लड के साथ कंप्लीट बॉडी में। नेक्स्ट इज डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू। जो ब्लड O2 को लेके टिश्यू तक जाएंगे वहाँ ये O2 टिश्यूज़ में प्रेजेंट एंटर करेगी। नेक्स्ट इज यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल्स कैटाबॉलिक रिएक्शन से। इनिशियली पढ़ा था कि कैटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए O2 आवश्यक होती है यानी कि कंपलसरी होती है, एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2। इसको मैं एक फ्लो चार्ट से समझा देता हूँ। फर्स्ट स्टेप इज ब्रीथिंग, जिसमें इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इंक्लूड है, यानी कि O2 को अंदर लिया एंड CO2 को बाहर रिलीज किया। सेकंड स्टेप में क्या होता है कि जो O2 यानी जो एयर हम लोगों ने अंदर ली वो एट द साइट ऑफ एल्वियोलाई, दीज आर सपोज ब्लड कैपिलरीज। ये O2 ब्लड में गई और CO2 ब्लड से बाहर आई यानी डिफ्यूजन हो गया। थर्ड स्टेप इज ट्रांसपोर्ट। जो O2 ब्लड के अंदर गई यानी सपोज दीज आर ब्लड कैपिलरीज, O2 ब्लड के अंदर गई, ये बॉडी में ट्रांसपोर्ट करेगी। फोर्थ इज डिफ्यूजन ऑफ O2 इनटू द टिश्यूज़, यानी जो O2 ब्लड के थ्रू बॉडी में गई थी ये डिफ्यूज़ होगी टिश्यूज़ में। एंड फिफ्थ ऑप्शन इज ये O2 जब टिश्यूज़ में आ जाएगी तो यहाँ सेल्स के द्वारा इसका यूटिलाइजेशन होगा। डायग्राम देखिए, दिस इज डायग्राम ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2। दिस इज एल्वियोलाई, ये एल्वियोलर साइट है, एल्वियोलर मेम्ब्रेन। तो एल्वियोलर मेम्ब्रेन के थ्रू O2 ब्लड के अंदर एंटर की, एंड जो CO2 थी, CO2 ये ब्लड से एल्वियोलाई में आई और इसे बॉडी के बाहर रिलीज और ये अंदर आ जाती है। ये ट्रांसपोर्टेशन है, यानी ब्लड के थ्रू ऑक्सीहीमोग्लोबिन के रूप में, मतलब एज अ फॉर्म ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन ये ट्रांसपोर्ट होगी और बॉडी के अंदर एंटर करेगी, जहाँ से जाके ये क्या टिश्यूज़ में एंटर करेगी, जहाँ इसका यूटिलाइजेशन होगा एंड कैटाबॉलिक प्रोसेस होगी जिससे बॉडी को एनर्जी मिलेगी। नेक्स्ट टॉपिक इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, यानी इस टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं कि ब्रीथिंग में कौन कौन से स्टेप्स इंक्लूड होते हैं, ब्रीथिंग का प्रोसेस क्या होता है। तो एक्चुअली ब्रीथिंग में दो स्टेप्स इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट इज
इंस्पिरेशन एंड अदर इज एक्सप्रेशन, इंस्पिरेशन एंड एक्सप्रेशन। अब व्हाट इज इंस्पिरेशन एंड व्हाट इज एक्सप्रेशन, हम इन दोनों में एक्चुअल में डिफरेंस देखेंगे कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है, इनका क्या मतलब होता है। तो मैं एक टेबल बनाने वाला हूँ, उसमें आपको समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है इंस्पिरेशन एंड सेकंड है एक्सपिरेशन, एक्सप्रेशन। अब इंस्पिरेशन में फर्स्ट पॉइंट आता है इसकी डेफिनेशन, व्हाट इज इंस्पिरेशन। तो इंस्पिरेशन में क्या होता है कि इन दिस प्रोसेस एयर इज ड्रैग्ड फ्रॉम outer environment into लंग्स। इसमें क्या होता है, दिस इज एयर, इससे लंग्स के अंदर भेजा जाता है, यानी कि एयर को आउटर एनवायरनमेंट से लंग्स के अंदर भेजा जाता है। ऑन द अदर हैंड एक्सपिरेशन में क्या होता है कि इन दिस प्रोसेस एयर इज रिलीज्ड आउट ऑफ द बॉडी, यानी लंग्स में प्रेजेंट जो एयर है उसे बॉडी के बाहर आउटर एनवायरनमेंट में भेजा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंस्पिरेशन में। इंस्पिरेशन इज अ एक्टिव प्रोसेस, इज अ एक्टिव प्रोसेस, यानी कि एनर्जी रिक्वायरमेंट प्रेजेंट होती है, यानी कि इंस्पिरेशन में एनर्जी रिक्वायरमेंट प्रेजेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ऑन द अदर हैंड एक्सप्रेशन में क्या होता है, एक्सप्रेशन इज अ पैसिव प्रोसेस, इट्स मीन एनर्जी रिक्वायरमेंट एब्सेंट, या एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। थर्ड पॉइंट आता है टाइम ड्यूरेशन। इंस्पिरेशन का टाइम ड्यूरेशन 2 सेकेंड का होता है, वाइल एक्सप्रेशन का टाइम ड्यूरेशन 3 सेकेंड का होता है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आता है इंक्लूडिंग मसल्स, इंक्लूडिंग मसल्स, यानी कि इंस्पिरेशन में कौन कौन सी मसल इंक्लूड होती हैं। तो सबसे पहले आती है इसमें EICM, एक्सटर्नल इंट्राकोस्टल मसल्स, एंड सेकेंड्स आर रेडियल मसल्स। एक्चुअल में हम लोग बात कर रहे हैं नॉर्मल इंस्पिरेशन, नॉर्मल कंडीशन की, वैसे ही बात करेंगे नॉर्मल कंडीशन में एक्सपिरेशन की। बल्कि फिफ्थ पॉइंट में मसल वही सेम होते हैं जो इंक्लूड होती हैं, EICM एंड रेडियल मसल्स, रेडियल मसल्स, सॉरी फोर्थ पॉइंट। एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है इंस्पिरेशन में क्या होता है, जो डायफ्राम होता है, डायफ्रागम मूव्स टुवर्ड एब्डोमिनल मिनल कैविटी, यानी ये डायफ्राम है। तो ये जब आप इंस्पिरेशन करते हैं तो एब्डोमिनल कैविटी की तरफ मूव डाउन होता है, यानी कि डायफ्राम की नॉर्मल कंडीशन या डायफ्राम नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, डोम शेप होता है, डोम शेप्ड मीन इस टाइप का। बट जब इंस्पिरेशन करते हैं तो ये फ्लैट हो जाता है, फ्लैट मीन इस टाइप का हो जाता है, यानी कि फ्लैट हो जाता है। नेक्स्ट 5 पॉइंट एक्सप्रेशन में बात करेंगे, इसमें क्या होता है, डायफ्रैगम मूव्स टुवर्ड थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी, या फिर कह सकते हैं हम लोग कि लंग्स की तरफ मूव करता है, टुवर्ड्स लंग्स। नेक्स्ट पॉइंट 6 पॉइंट में क्या होता है, डायफ्राम फ्लैट हो जाता है। इस प्रोसेस में क्या होता है, इंस्पिरेशन में क्या होता है, डायफ्राम जो होता है वो डोम शेप्ड हो जाता है, कैसा, डोम शेप्ड। नेक्स्ट पॉइंट 7,
डायफ्राम जब एक्सपांड करता है, डायफ्राम का आकार फ्लैट हो जाता है, तो इससे वॉल्यूम इंक्रीज होता है थोरेसिक कैविटी, किसका, थोरेसिक कैविटी का, यानी कि थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होता है इन एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। यानी डायफ्राम की जो मूवमेंट एब्डोमिनल कैविटी की तरफ होती है, उससे वॉल्यूम इंक्रीज होता है, किसका, थोरेसिक कैविटी का, इन एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में इंक्रीज होता है। अब ये इंक्रीज्ड वॉल्यूम थोरेसिक कैविटी, और थोरेसिक कैविटी में जो ये वॉल्यूम इंक्रीज होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम इंक्रीज्ड इन लंग्स। ये एनसेटिक लाइन थी, मैंने आपको समझाया भी था। 8th पॉइंट आता है, स्टर्नम जो होती है ये बाहर की तरफ मूव करती है, ये ऊपर की तरफ। एंड 9th पॉइंट आता है, इसमें क्या होता है, जो रिब्स होते हैं, रिब्स भी बाहर की तरफ मूव होती हैं। एंड 10th पॉइंट आता है, इसमें क्या होता है, जो थोरेसिक कैविटी या फिर लंग्स वॉल्यूम एक्चुअल में इंक्रीज होता है। एंड 11th पॉइंट आता है, जो प्रेशर ऑफ लंग्स, ऑफ मतलब इनसाइड द लंग्स, प्रेशर इनसाइड द लंग्स डिक्रीज होता है, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज होता है, प्रेशर डिक्रीज होता है, जिससे जो एयर होती है, एयर हाई प्रेशर कहाँ पर होगा, एनवायरनमेंट में, से लो प्रेशर जो कि कहाँ है, लंग्स में की तरफ मूव करती है, और ये इंस्पिरेशन हो जाता है। एंड एक्सप्रेशन की हम लोग बात करें तो सेम अपोजिट स्टेप हो जाते हैं। इसका 7th स्टेप ये हो जाएगा, वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाता है। स्टर्नम अंदर की तरफ मूव करती है। 9th वही रिब्स का मूवमेंट अंदर की तरफ। एंड लंग्स का वॉल्यूम डिक्रीज। 11th जो प्रेशर है वो लंग्स के अंदर वो इंक्रीज हो जाता है, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। जैसे ही प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो जो एयर है फिर हाई प्रेशर यानी कि कहाँ, लंग्स का प्रेशर इंक्रीज हुआ से लो प्रेशर जो कहाँ पर है, एनवायरनमेंट में मूव कर जाती है, यानी कि बाहर की तरफ रिलीज हो जाती है। ये एक्सप्रेशन हो जाता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सॉरी छूट गया है, वो ये है कि इंस्पिरेशन में मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, ऑन द अदर हैंड एक्सप्रेशन में मसल रिलैक्स्ड हो जाते हैं। कौन सी मसल जो आपने बात की थी, सबसे पहले EICM यानी कि एक्स्ट्रा इंटरकोस्टल मसल्स, एंड सेकंड रेडियल। अब मैं NCERT पढ़ के दिखाता हूं आपको। द कॉन्ट्रैक्शन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। बात करेंगे कि द ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरेसिक वॉल्यूम कॉजेज ए सिमिलर इंक्रीज पल्मोनरी में। आपको बताया था कि थोरेसिक वॉल्यूम में जो चेंज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पल्मोनरी वॉल्यूम के। अगर थोरेसिक वॉल्यूम में जितना चेंज होगा उतना ही पल्मोनरी वॉल्यूम में भी चेंज होता है। अगर थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो सेम इंक्रीजमेंट पल्मोनरी वॉल्यूम में भी होता है। एंड इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज इन द इंटर पल्मोनरी प्रेशर, यानी वॉल्यूम जो होता है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। कि जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, और जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। 2 लेस देन द एटमॉस्फेयर प्रेशर विच फोर्सेज द एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इनटू द लंग्स। ये बात हो गई किसकी, इंस्पिरेशन की। इंस्पिरेशन को कॉल्ड कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड इन द इंटरकोस्टल मसल्स रिटर्न्स द डायफ्राम एंड स्टर्नम टू देयर नॉर्मल पोजिशन। नॉर्मल पोजीशन में डायफ्राम जो होता है डोम शेप्ड होता है। एंड रिड्यूस द थोरेसिक वॉल्यूम, थोरेसिक वॉल्यूम रिड्यूस हुआ
देयर बाई द पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, पल्मोनरी वॉल्यूम वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, जिससे कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉजिंग द एक्सप्रेशन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स। क्योंकि जब रिब्स, स्टर्नम एंड डायफ्राम अपनी नॉर्मल कंडीशन में आते हैं या फिर नॉर्मल पोजीशन में आते हैं, तो उससे क्या होता है, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज होता है। थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम डिक्रीज होता है, सेम डिक्रीजमेंट इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम में होता है, और ये वॉल्यूम में डिक्रीजमेंट जो होता है उससे प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जिससे जो एयर होती है वो लंग से आउटर एनवायरनमेंट में रिलीज कर दी जाती है। इसको एक्सपिरेशन कहते हैं। वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन। हम लोगों ने अभी तक बात की थी नॉर्मल इंस्पिरेशन और नॉर्मल एक्सपिरेशन की। अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, यानी फोर्सफुल इंस्पिरेशन एंड फोर्सफुल एक्सपिरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशन मसल्स। यहाँ आएंगे वो मसल्स इन द एब्डोमेन, एक तो एब्डोमिनल मसल्स एंड इंटरनल इंट्राकोस्टल मसल्स। ऑन एन एवरेज ए हेल्थी ह्यूमन ब्रीथ्स 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। ये डाटा याद रखिए। जो डाटा यहाँ पे एनसीईआरटी में आता है उसको आप एक टेबल बनाइए, सॉरी मतलब एक छोटी सी डायरी बनाइए, उसमें नोट करते जाइए। डाटा एक्चुअल में पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व्स इन ब्रीथिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग अ स्पायरोमीटर। इंपॉर्टेंट है कि द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग मूवमेंट्स कैन बी एस्टिमेटेड बाय ये एक उपकरण है या इसको आप लोग इंस्ट्रूमेंट जिसकी हेल्प से हम लोग वॉल्यूम को मेजरमेंट कर सकते हैं, इसको स्पायरोमीटर कहते हैं। विच हेल्प्स इन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शंस। तो उसका नाम याद रखिए, वो है स्पायरोमीटर। नेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी। उससे पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ जिससे आप लोग मूवमेंट ऑफ डायफ्राम एंड इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन में डिफरेंस कर पाओगे। ये एक्चुअल में एनसीईआरटी का डायग्राम है। अब देखिए कि एयर एंटरिंग लंग्स, ये दिखाया गया, इसमें दिखाया गया एक्चुअल में इंस्पिरेशन को। इसमें क्या होता है, एयर एंटर करती है, रिब्स एंड स्टर्नम रेज्ड विद द हेल्प ऑफ EICM एक्स्ट्रा इंटरकोस्टल मसल्स की हेल्प से रिब्स एंड स्टर्नम बाहर की तरफ जाते हैं। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्टेड, डायफ्राम नीचे की तरफ आती है, जिसकी जो पोजीशन होती मतलब जिसकी जो शेप होती है वो डोम शेप से कैसे हो जाती है, फ्लैट हो जाता है जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है नीचे की तरफ। वॉल्यूम ऑफ थोरेस कैविटी इंक्रीज होता है, जिससे पल्मोनरी इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है और एयर अंदर की तरफ चली जाती है। एक रिलेशन याद रखिए आप कि जो वॉल्यूम है, थोरेसिक वॉल्यूम जो है, थोरेसिक वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम एंड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। इससे आप काफ़ी हद तक मतलब चीज़ों को समझ पाएंगे कि जो थोरेसिक वॉल्यूम में इंक्रीजमेंट हुआ तो इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम में भी इंक्रीज होगा। अगर वॉल्यूम में इंक्रीजमेंट हो रहा है तो इसका मतलब ऑब्वियसली बात है कि प्रेशर में क्या होगा, डिक्रीजमेंट होगा। ये इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन दोनों के लिए कीवर्ड समझिए आप। ये डायग्राम भी एनसीईआरटी का है। इसमें क्या है, इसमें दिखाया गया एक्सप्रेशन। इस डायग्राम में क्या दिखाया गया है एक्चुअल में, एक्सप्रेशन कि जब एयर लंग से आउटर एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाती है, रिब्स एंड स्टर्नम रिटर्न टू ओरिजिनल पोजीशन, यानी रिब्स और स्टर्नम जो होते हैं वो ड्यू टू EICM मसल्स के रिलैक्सेशन से, वहाँ कॉन्ट्रैक्शन हुआ था इंस्पिरेशन में, यहाँ क्या होगा, मसल रिलैक्स हो जाती हैं। जैसे ही मसल्स रिलैक्सड होंगी रिब्स एंड स्टर्नम अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स डिक्रीज, जैसे ही वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा और प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो यहाँ एक प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट होगा, जिससे कि एयर लंग से बॉडी के बाहर रिलीज हो जाती है। डायफ्राम लेग्स एंड आर्क्ड अपवार्ड, डायफ्राम ऊपर की तरफ चला जाता है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन डोम शेप एंड इस टाइप का हो जाता है। एक और डायग्राम बताऊँ मैं आपको जिसमें कि डायफ्राम की मूवमेंट आप समझ सकते हो। इन दिस डायग्राम इट इज़ क्लियरली विजिबल कि इंस्पिरेशन में क्या है, एक्चुअल में इंस्पिरेशन में क्या हो रहा है कि इंस्पिरेशन में एयर अंदर की तरफ आ रही है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है और डायफ्राम की पोजीशन देखिए, डायफ्राम किस शेप का होगा, डायफ्राम फ्लैट हो गया। कैसा होगा, डायफ्राम फ्लैट। वाइल इन एक्सप्रेशन एयर बॉडी से बाहर जा रही है, जिससे जो इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम है डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर यहाँ इंक्रीज हो रहा है और डायफ्राम जो अपनी नॉर्मल पोजीशन यानी कि डोम शेप, देखिए इस टाइप का डोम शेप्ड
हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अभी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअल में इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी, जिसमें वॉल्यूम्स की बात करें हम लोग 4 टाइप्स के वॉल्यूम है। तो फर्स्ट इज टाइडल वॉल्यूम, जिसे शॉर्ट में टीवी बोलते हैं। सेकंड इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसे कि शॉर्ट में IRV बोला जाता है। थर्ड इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसे शॉर्ट में ERV बोला जाता है। एंड फोर्थ इज रेजिडुअल वॉल्यूम, जिसे शॉर्ट में RV बोला जाता है। एंड हम लोग कैपेसिटीज़ की बात करेंगे, जिसमें 5 टाइप्स की कैपेसिटीज़ के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, जिसे शॉर्ट में IC बोला जाता है। सेकंड इज एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, जिसे EC बोला जाता है। थर्ड इज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, जिसे FRC बोला जाता है। फोर्थ इज वाइटल कैपेसिटी, जिसे VC भी कहते हैं। एंड फिफ्थ एंड लास्ट इज टोटल लंग्स कैपेसिटी, जिसे TLC कहते हैं। अब एक एक से हम लोग सबसे नंबर वाइज नंबर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन। टाइडल वॉल्यूम एक्चुअल में क्या होता है कि नॉर्मल इंस्पिरेशन या फिर एक्सपिरेशन, दोनों ही कह सकते हैं, या तो इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन। तो नॉर्मल एक्सपिरेशन या इंस्पिरेशन के दौरान जो वॉल्यूम ऑफ एयर का हम लोग अंदर लेते हैं या बाहर रिलीज करते हैं, उसे टाइडल वॉल्यूम बोला जाता है, जिसकी वैल्यू लगभग 500 ml के इक्वल होती है। यानी टाइडल वॉल्यूम जो होता है इक्वल्स टू होता है 500 ml। A healthy man can inspire or expire approximately 6000 to 8000 ml of air per minute। अब ये कैलकुलेशन कैसे की, हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था कि ये हेल्दी पर्सन 12 to 16 टाइम्स ब्रीथ करता है पर मिनट, एंड 500 ml ऑक्सीजन इनटेक करता है या फिर बाहर निकलता है, जो टाइडल वॉल्यूम है। तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं 12 मल्टीप्लाइड विद 500 इक्वल्स टू 6000 एंड 16 मल्टीप्लाइड विद 500 दैट इज 8000, यानी कि 6000 टू 8000 ml ये वॉल्यूम ऑफ द एयर है, जो कि पर मिनट इन नॉर्मल या हेल्दी पर्सन जो होता है वो या बॉडी के अंदर और बाहर निकालता है, जो कि टाइडल वॉल्यूम है। टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू है 500 ml। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसे शॉर्ट में IRV भी कहते हैं। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय ए फोर्सिबल इंस्पिरेशन। इंपॉर्टेंट वर्ड है इसका फोर्सिबल इंस्पिरेशन। यानी कि सबसे पहले हम लोग बात की थी टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम में क्या होता है कि नॉर्मल ब्रीथ के दौरान एक पर्सन जितना जितना वॉल्यूम एयर का इंस्पायर करता है या फिर एक्सपायर करता है, उसे टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। बट यहाँ बात करेंगे एडिशनल वॉल्यूम। कुछ कीवर्ड्स आपको याद रखने होंगे, जिसकी हेल्प से आप लोग इसकी डेफिनेशन याद रख सकोगे कि एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय ए फोर्सिबल इंस्पिरेशन, दिस इज कॉल्ड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। दिस एवरेज, इसकी जो एवरेज वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेट 2500 ml टू 3000 ml इसकी वैल्यू। ये मतलब मैच वाले क्वेश्चंस में आ जाते हैं।
नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है कि दिस इज मतलब ये भी एक एडिशनल वॉल्यूम है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर बाय ए फोर्सिबल एक्सपिरेशन। यानी कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वहाँ तो यहाँ एक्सपायर किया जाता है वॉल्यूम को और वहाँ इंस्पायर किया जाता है, सेम टू सेम डेफिनेशन है। यहाँ भी एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर है और वहाँ भी एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर था। यहाँ भी फोर्सिबल एक्सपिरेशन बट वहाँ फोर्सिबल इंस्पिरेशन था, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। वैल्यू आप याद रखिए 1000 ml टू 1100 ml के अप्रॉक्सीमेट इसकी वैल्यू होती है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर ए फोर्सिबल एक्सप्रेशन। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, यानी कि फोर्सिबल एक्सप्रेशन जो हमने अभी किया था जिसको एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोला था, मतलब उसके बाद, यानी कि फोर्सिबल एक्सप्रेशन के बाद लंग्स में जो वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन रह जाता है यानी कि शेष बच जाता है उसे हम लोग रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। यानी कि लंग्स में से फोर्सिबल एक्सप्रेशन के बाद जो वॉल्यूम ऑफ एयर रह जाता है उसे रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। इसकी एवरेज वैल्यू 1100 ml टू 1200 ml होती है। ये वैल्यू आप याद रखिए, ज़्यादातर वैल्यू ही पूछी जाती हैं क्योंकि क्वेश्चन आपको मैचिंग वाले क्वेश्चन आते हैं जिसमें कि एक तरफ मतलब वॉल्यूम दे रखे होते हैं, एक तरफ उनकी वैल्यूज दे रखी हैं, आपको वो मैच करना होता है। अब हम लोग बात करेंगे कैपेसिटीज़। कैपेसिटीज़ क्या है? कैपेसिटीज़ जो होते हैं डिफरेंट वॉल्यूम से मिलकर के डिफरेंट कैपेसिटीज़ बनती हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। जैसे कि उसके नेम से ही पता है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में क्या होता है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सप्रेशन। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सप्रेशन, यानी कि नॉर्मल एक्सप्रेशन के बाद एक पर्सन जितना वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स में एंटर करवा सकता है या इंस्पायर कर सकता है उसे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बोला जाता है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में कौन कौन सा वॉल्यूम इंक्लूड होता है? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल्स टू टाइडल वॉल्यूम प्लस ऑफ इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू अपन को पता है 500 ml एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की वैल्यू अपन को पता है 2500 यानी कि से 3000। तो आईसी यानी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी की ऑलमोस्ट वैल्यू हो जाती है 3000 ml टू 3500 ml। दिस इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टीवी प्लस IRV ये इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होता है। आपको डेफिनेशन भी याद रखनी है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सप्रेशन, यानी नॉर्मल एक्सप्रेशन के बाद एक पर्सन जितनी एयर टोटल वॉल्यूम इंस्पायर कर सकता है उसे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी जिसको EC बोला जाता है। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी की अपोजिट है। वहाँ क्या था? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर सेम था, ए पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, और वहाँ क्या था कि ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सप्रेशन। सिर्फ यहाँ डिफरेंस है। तो दोनों की डेफिनेशन आप लगभग याद रख सकते हो कि वहाँ था इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सप्रेशन और यहाँ है एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। अब EC यानी कि एक्सपिरेटरी कैपेसिटी की में कौन कौन से वॉल्यूम शामिल होते हैं? इसमें सबसे पहले इंक्लूड होगा वही टाइडल वॉल्यूम और यहाँ एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब डिफरेंस भी ज़्यादा नहीं है, यहाँ टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV है और इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV यानी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था। हमें पता है कि टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू होती है 500 ml एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की वैल्यू होती है 1000 टू 1100 ml तक इसकी वैल्यू होती है। तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी की जो वैल्यू हो जाएगी वो 1500 ml टू 1600 ml के अप्रॉक्सीमेट हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी यानी कि FRC। FRC वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल बी रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सप्रेशन। अब डिफरेंस क्या है? एक तो आता है FRC
और एक अपने पास आता है रेजिडल वॉल्यूम। अब रेजिडल वॉल्यूम और एफआरसी में डिफरेंस क्या है, दोनों लगभग लगभग इक्वल जैसे हैं, पर डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ जो रेजिडल वॉल्यूम हम लोगों ने बात की थी कि वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन इन लंग्स आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन, बट यहाँ एफआरसी में क्या होता है, आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, यानी एफआरसी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी एंड रेजिडुअल वॉल्यूम में डिफरेंस इतना होता है कि रेजिडुअल वॉल्यूम में जो लंग्स में वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन रहता है वो कौन सा होता है, आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन, बट इन फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, यानी नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जो वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स में रह जाता है या बच जाता है उसे हम लोग फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहते हैं। इसमें कौन कौन शामिल होता है, यानी कि एफ आर सी इज इक्वल्स टू ई आर वी, यानी कि एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस ऑफ रेजिडुअल वॉल्यूम, यानी रेजिडुअल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दोनों को मिला करके फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वाइटल कैपेसिटी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाइटल कैपेसिटी, कि द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर ए फोर्स एक्सपिरेशन, या दिस इंक्लूड्स ERV, TV plus IRV, और द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर फोर्स्ड इंस्पिरेशन। यहाँ क्या कह रहा है, मतलब ये कहना क्या चाहता है एक्चुअल में कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन, कि सपोज एक दिस इज अ पर्सन, एक पर्सन है ये, कि आफ्टर एक्सपिरेशन जिसने एक्सपायर किया फोर्सिबल, मतलब फोर्सिबल एक्सपिरेशन किया इसने, अब फोर्सिबल एक्सपिरेशन के बाद ये जितनी एयर बॉडी के या लंग्स के अंदर इंस्पायर कर सकता है, या आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन यानी इसने फोर्सिबल एक्सपिरेशन किया उसके बाद ये जितनी वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर कर सकता है, दोनों डेफिनेशन लगभग इक्वल है, यानी आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन जितनी एयर ये इंस्पायर कर सकता है, या कह सकते हैं हम लोग आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन ये जितनी एयर इंस्पायर कर सकता है, सॉरी कन्फ्यूजन हुआ, मैं इसे क्लियर कीजिए, कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा है, दोबारा से बताता हूँ मैं आपको। दिस इज अ पर्सन, ये आफ्टर फोर्सिबल, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है कि आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन, आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन ये जितनी एयर इंस्पायर करता है, या आफ्टर फोर्सिबल इंस्पिरेशन ये जितनी एयर एक्सपायर करता है, वो वाइटल कैपेसिटी कहलाती है। वाइटल कैपेसिटी में कौन कौन से वॉल्यूम इंक्लूड होते हैं, वीसी यानी वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल्स टू इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इसके अंदर इंक्लूड होता है, प्लस टाइडल वॉल्यूम इसके अंदर इंक्लूड होता है, प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, जिसकी वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो। वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल्स टू इंस्पिरेटरी रिजर्व, वो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की वैल्यू आपको पता है 1000 to 1100 ml, प्लस टाइडल वॉल्यूम 500 ml, प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 ml to 3000 ml। एंड नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लास्ट कैपेसिटी, दैट इज टोटल लंग्स कैपेसिटी, यानी कि TLC। टोटल लंग्स कैपेसिटी मीन TLC, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर accommodated in the lungs at the end of forced inspiration। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेट, ये वर्ड आप लोग याद रखिए, कीवर्ड्स हैं जो कि TLC को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड ऑफ द फोर्स्ड इंस्पिरेशन, यानी कि फोर्सफुली इंस्पिरेशन किया उसने, तो जो टोटल वॉल्यूम एकोमोडेट इन द लंग्स है, लंग्स में प्रेजेंट जो टोटल वॉल्यूम है आफ्टर फोर्स्ड इंस्पिरेशन, उसे TLC टोटल लंग्स कैपेसिटी कहते हैं। दिस इंक्लूड्स, अब TLC में कौन कौन सा वॉल्यूम इंक्लूड होता है, सबसे पहले रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम एंड प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये इसके अंदर इंक्लूड होते हैं टोटल लंग्स कैपेसिटी। अब यहाँ एक नया फॉर्मूला बदलता है किसका, वाइटल कैपेसिटी का। तो वाइटल कैपेसिटी हमने देखा था, वाइटल कैपेसिटी में क्या क्या इंक्लूड था, फर्स्ट टाइडल वॉल्यूम, सेकंड IRV यानी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, थर्ड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम।
ये इंक्लूड थे वाइटल कैपेसिटी में। तो एक्चुअल में वाइटल कैपेसिटी का एक नेक्स्ट फॉर्मूला ये भी हो सकता है, टोटल लंग्स कैपेसिटी माइनस, यानी टोटल लंग्स कैपेसिटी में से क्या हटा दिया जाए जिससे कि वाइटल कैपेसिटी इज RV। यानी कि अगर टोटल लंग्स कैपेसिटी में से टोटल लंग्स कैपेसिटी में से रेजिडुअल वॉल्यूम को एक्सक्लूड कर दें तो वाइटल कैपेसिटी का फॉर्मूला बन जाता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। या फिर एक अदर फॉर्मूला ये भी कह सकते हैं हम लोग, क्या, दैट इज TLC इज इक्वल्स टू वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। ये एक अदर फॉर्मूला है जो आप लोग याद रखिए। TLC इज इक्वल्स टू आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट जो टॉपिक इस चैप्टर के रह गए हैं उनको अगली वीडियो हम लोग या अगले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो गाइज वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात और, नीट के पर्पज़ से NCERT आपके लिए सफिस है। NCERT से ज़्यादा कुछ पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। NCERT में जो कुछ लिखा हुआ है आप लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड पढ़ते जाइए। इसीलिए मैं अपनी सारी वीडियोज़ में NCERT साथ के साथ कवर करते हुए चल रहा हूँ। जो चीज़ NCERT में मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ आप भी अपनी NCERT में वैसे कि वैसे अंडरलाइन करते जाइए, या जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ वो आप NCERT के साइड में पेज पर नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि लास्ट एग्जाम टाइम पे ही आपकी ये NCERT काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है।